हो गया क्या बच्चे? चल रहा है अभी? चलिए, पर्सनल बोलो। डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया है। चलिए, तो सबसे पहले निकालें वोकैबुलरी ना, जल्दी से निकालो वो कैब देना है किधर? वो कैब, तो वो कैब में फटाफट आ जाइए। N24 सबके पास पेज है ना? चलिए, N24 में पहला वर्ड है स्टैट्यूट लॉ। स्टैट्यूट लॉ का मतलब होता है वैधानिक कानून, यानी कि लॉ रिलेटेड वर्ड्स। ये जो शब्द हैं ये कानून से संबंधित वर्ड हैं। अच्छा बताओ, बाहर का मौसम ठीक है कि बारिश वाला है? अभी मौसम बारिश वाला है। चलो, तो आनंददायक ही है ना। तो स्टैट्यूट लॉ का मतलब वैधानिक कानून, द होल ग्रुप ऑफ रिटन लॉज दैट आर मेड बाय अ पार्लियामेंट काउंसिल। अरे बेटा जरा पानी पिलवा देना, बोल दो, पिलवा देगा। कॉमन लॉ का मतलब सामान्य कानून, नहीं बोलते कॉमन लॉ है, सामान्य कानून है। क्रिमिनल लॉ बोलते हैं फौजदारी कानून को, क्रिमिनल लॉ फौजदारी कानून। सिविल लॉ दीवानी कानून। अब दीवानी का मतलब दीवाना दीवानी नहीं, ये दीवानी मतलब जिसमें कोई झगड़ा बगड़ा ना हो। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बोलते हैं संवैधानिक कानून। कॉमर्शियल लॉ बोलते हैं व्यापारी कानून, कॉमर्शियल लॉ। कॉरपोरेट लॉ बोलते हैं कॉरपोरेट से संबंधित कानून जो बनता है, कॉरपोरेट निगम। टॉर्ट लॉ में पढ़ना होता है टॉर्ट, क्षतिपूर्ति कानून। तो टॉर्ट का मतलब होता है लॉ रिलेटिंग टू एक्शन दैट आर रॉन्ग बट नॉट क्रिमिनल। ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं न्याय शास्त्र को। ज्यूरिस्प्रूडेंस द साइंस और स्टडी ऑफ लॉ, उसको बोलते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस। अलेज का मतलब होता है आरोप लगाना, अलेज टू से दैट समथिंग इज ट्रू और दैट समवन हैज डन समथिंग रॉन्ग। रीट का मतलब होता है याचिका दायर करना, रीट दायर कर दिया, याचिका। अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम अ कोर्ट दैट ऑर्डर सम टू डू समथिंग, तो उसको रीट कहते हैं। रीट का मतलब याचिका नहीं होता, हाँ प्ली का मतलब ही वही होता है। तो इंजंक्शन कहते हैं निषेधाज्ञा को, निषेधाज्ञा का मतलब मना करने से। कोर्ट कोई इंजंक्शन दायर किया तो इंजंक्शन का मतलब मना कर दिया कि भाई ये काम नहीं होना, इंजंक्शन मतलब मना कर देना। समन्स कहते हैं, पता ही होगा, कोर्ट का बुलावा, न्यायालय के बुलावा को समन्स बोलते हैं। अरेन का मतलब होता है दोषी ठहराना, अरेन, ये सब वर्ड याद करवाया होगा, अरेन और रेन दूसरा नाम। इडियम्स एंड फ्रेज में पहला वर्ड है एट अ स्टोन्स थ्रो, मतलब समीप, एट अ स्टोन्स थ्रो समीप। एट द 11th आवर, अंतिम क्षणों में, एट द 11th आवर। एट वंस विट्स एंड, परेशान, एट वंस विट्स एंड। एट एनी रेट, चाहे जो कुछ भी हो, एट एनी रेट। सबके पास है पेज? चलिए, बहुत सुंदर। तो इसके बाद जो क्लास में पूछना जा निकालो। किस दिन क्यूज है पता है तुम लोगों को? फ्राइडे को। चलो दो क्लास में पूछना है, कुछ नहीं पूछना है, कोई टास्क नहीं आज ही, सीधा प्रोनाउन पढ़ाऊं, मतलब डेली वो कैब नहीं चल रहा था क्या? अच्छा 18 खत्म हो गया। लेवल कौन सा था? लेवल 1, तो लेवल 2 में जाओ फिर। नहीं पता है कौन सा बुक चल रहा था? डे टू डे। ये वाला किताब ले लिया सबने? मिल जाएगा सबको किताब। एक किताब और मिला था क्या आप लोगों को? वो कैब सॉल्यूशन मिला था, ब्लू कलर का था? नहीं, अरे जरा डी लाल को पेश करना जरा, मैं पूछ लेता हूँ, मैं पता कर लेता हूँ। जरा डी लाल को भेजना, जरा बोल दो जरा सा, पहले बोल के आ जाओ को, एक मिनट आ जाएगा। तो इस बुक से आपने लेवल 1 किया था, है क्या बच्चे? तो इसमें लेसन 1 कंप्लीट हो गया था 18 तक, क्या? ओके,
उसके बाद जो है 2 गिलास दो जरा। रेड्डी लाल, मैजिक बुक का स्टॉक था, खत्म हो गया था जो ब्लू था, वो क्या सोल्यूशन पूरा खत्म। तो उसके वोकैब को हम कहाँ डाले हैं, उसके वोकैबलरी को कहाँ डाला गया है? इसमें एडवांस डाला गया है। डाला गया है, बस करो, इसमें डाला गया है। ओके ओके, कोई नहीं, चिंता ना करो। तो बच्चे ये वाला किताब है आपके सबों के पास, इडियम्स एंड फ्रेजेस। उसको इसमें डाल दिया गया, वो किताब बंद कर दिया गया। कोई नहीं, उसी से पढ़ना। इसको नहीं लिया है तो यही तो बाइबल है। तो इसमें जो है आपको इडियम्स एंड फ्रेज पे आ जाइए। इडियम्स एंड फ्रेज, पेज नंबर आ जाइए 153, 153 नंबर पेज है बच्चे। रूल ऑफ थंब, इडियम्स एंड फ्रेज बेटा, पहला पेज। तो कल पढ़ करके आना है पहला पेज, वर्ड नंबर 1 to 9, मात्र 9 शब्द हैं, ठीक है। लेकिन 9 शब्द हैं तो इसके आंसर भी तो होंगे ना, मतलब ये आपके प्रैक्टिस सेट भी है और आंसर भी है, दोनों काम करना है। तो ये पढ़कर जब आप आएंगे तो मैं आपसे पूछूंगा कि भाई रूल ऑफ थंब का मतलब क्या होता है। तो रूल ऑफ थंब मतलब तुम हिंदी बताओगे, इसके साथ साथ इसके आंसर भी बोलोगे तुम, ये तो पता चलेगा क्या है भाई, ए ब्रॉडली एक्यूरेट गाइड बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। बस समझ रहे हो? तो इस तरह से आपका आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से दोनों काम साथ साथ करना है। कर लोगे बालक? हैं? कर लोगे ना? तो ये काम करके कब आओगे? कल। ये काम करके कल आ जाना, ठीक है बाबू। और एक काम और करो, एक का टास्क दे ही दिया, एक और दे दूं छोटा सा क्या? और एक आ जाओ पेज नंबर 1 पे। पेज नंबर 1 में लिखा है सिनोनिम्स। पेज नंबर पे क्या लिखा है? सिनोनिम्स। इसमें टोटल 13 वर्ड्स हैं, लेकिन पूरा नहीं दूंगा, 6 वर्ड दूंगा, आधा, मतलब इस पेज का हाफ पेज, ये पूरे पेज का आधा, 6 शब्द है। कितने शब्द हैं? 6। तो आपके 9 शब्द थे किसमें? इडियम्स फ्रेज में, और 6 वर्ड यहाँ, 15 शब्द। क्या पेज बताया नहीं? 153। जो इडियम्स फ्रेज का पेज था 153, और इसका पेज है नंबर 1। पेज नंबर 1 और पेज नंबर 153 कल क्या जाओगे? कल हाँ, ये डेली चलेगा, मतलब सिनोनिम्स का हाफ। अब कल हाफ, परसों फिर हाफ, फिर इसका हाफ, फिर इसका हाफ, तो हर दिन हाफ हाफ बढ़ता जाएगा। और इडियम्स फ्रेज में हर दिन एक पेज बढ़ता जाएगा। फायदा नंबर 1 कि ये किताब नहीं पढ़ोगे तो कभी टच कर ही नहीं पाओगे। फायदा नंबर 2 कि ये जब देख लोगे एक बार तो पता चलेगा कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आप पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। प्लस इसमें प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, तो प्रैक्टिस करने में मजा आएगा, ठीक है। एक एक बच्चे से कल पूछे जाएंगे। फाइन, चलिए। और ये वाला किताब तो पढ़ते ही हो सब लोग, ये तो इसमें टास्क, हाँ
नहीं, इसमें तो लेवल खत्म हो गया ना, अब स्टार्ट कर दिया हमने वो किताब। सिनोनिम्स नहीं हुआ था। चलो पहले इसको करते फिर इसको करें सेकंड राउंड में। सेकंड राउंड में करेंगे इसको। धीरे धीरे वो क्या पढ़ने से मतलब है, कुछ पढ़ते रहो। चलो वापिस आ जाओ बच्चे। तो रिलेटिव प्रोनाउन हो गया था, रेसिप्रोकल हो गया था, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया था, डिस्ट्रीब्यूटिव फिनिश हो गया था ना, हो गया था। चलिए हाँ, चलिए आगे बढ़िए। आज हम लोगों का प्रोनाउन समाप्त हो जाएगा। आज प्रोनाउन फिनिश कर दूंगा। तो यहाँ वापिस आ जाइए। यहाँ मुद्दा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इम्फैटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव और इम्फैटिक, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फैटिक प्रोनाउन, इन दोनों का नाम है बेटा सेल्फ प्रोनाउन। इन दोनों को हम लोग सेल्फ प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। रिफ्लेक्सिव कहो चाहे इम्फैटिक कहो, इन दोनों को ग्रामर में सेल्फ प्रोनाउन के नाम से जाना जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहो या इम्फैटिक प्रोनाउन कहो, इन दोनों को हम सेल्फ प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। अब प्रश्न उठता है कि सेल्फ प्रोनाउन क्या है सर? तो जिसके भी अंत में सेल्फ लगा होगा, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, है ना। itself, ourselves, themselves। देखो योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्फ भी होता है। योर सेल्फ हो गया सिंगुलर और सेल्फ हो गया प्लूरल, ठीक है ना। देम सेल्फ कभी नहीं होता और आवर सेल्फ कभी नहीं होता। एग्जाम में पूछेगा तो देम सेल्फ कर देगा, तो ध्यान देना देम सेल्फ कभी सही नहीं होता। ऑलवेज माइंड इट, ओके। तो माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, कभी देम सेल्फ नहीं होता। ध्यान देना इसको। क्लियर कंसेप्ट? मिटा दिए जाएं। आज प्रोनाउन हम लोग फिनिश करने जा रहे हैं, चाहे टाइम जो लगे उसका कोई हिसाब किताब नहीं, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि सेल्फ प्रोनाउन क्या होता है, इसे पढ़ने का फायदा क्या है, जानने का प्रयास करते हैं कि सेल्फ प्रोनाउन जो है बच्चे, इसका यूज कैसे होता है वो हम जानने का प्रयास करते हैं। हमने कहा दो स्ट्रक्चर दे रहा हूं मैं आपके लिए। पहला स्ट्रक्चर दिया हमने, सब्जेक्ट है, वर्ब है, अदर वर्ड। सब्जेक्ट, वर्ब, सेल्फ प्रोनाउन। दूसरा दे रहा हूं, सब्जेक्ट, सेल्फ प्रोनाउन, वर्ब, अदर वर्ड। अब ध्यान इस बात को देना है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब है, के बाद है सेल्फ प्रोनाउन। इस तरह के सेल्फ प्रोनाउन को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हो इसको बोलते हैं इम्फैटिक प्रोनाउन। ये तो हो गया रटने वाली बात। कैसे कहेंगे रिफ्लेक्सिव, क्यों कहेंगे इम्फैटिक, मुद्दा ये है भाई। इस तरह के प्रोनाउन को हम रिफ्लेक्सिव क्यों कहें, इसको इम्फैटिक क्यों कहें, इसको पढ़ते हैं। अब जरा समझना गौर से। हमने लिया एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल ये है सुषमा killed herself। सुषमा killed herself। अब ये देखो, यहाँ देखो
सुषमा है। ये देखो सुषमा है। अब सुषमा किल्ड हर सेल्फ। वो तीसरा व्यक्ति को इन्वॉल्व है, तीसरा तो दूर की बात, दूसरा को इन्वॉल्व है। बस एक ही व्यक्ति है सुषमा, उसी ने मारा, सुषमा ने मारा। और मरा कौन? यानी मारा भी खुद और मरी भी खुद। किसी दूसरे को टेंशन हुआ? खुद ही मारी खुद ही मरी, दूसरा इन्वॉल्व हुआ ही नहीं। तो इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अब देखो हर सेल्फ कहाँ गया? सुषमा के पास, खुद ही वापस मर गई। इस तरह के प्रोनाउन का नाम क्या होगा? रिफ्लेक्सिव। ये नहीं कि रिफ्लेक्सिव कह दिया ने मान गया, ऐसा नहीं, लॉजिक है। रिफ्लेक्शन वापस आया, तीसरा इन्वॉल्व नहीं है। आप गुस्से में कभी किसी को एक हाथ खींच देते हो, अब वो नाराज हो गया तो हाथ को कष्ट दिखाते हो, मैं इस हाथ को तोड़ दूंगा। क्यों भाई? ये तुमको हर्ट किया है। तो क्या बोलते हो? आई हर्ट माई सेल्फ। हमने हर्ट किया किसको? बोलो, दूसरा को इन्वॉल्व है इसमें। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या? रिफ्लेक्स, प्रतिबिंब। जो काम करा वापस लौट गया, तो वापस लौट के इसका नाम क्या पड़ गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बोल बेटा, कोई डाउट है किसी को? यहाँ तक क्लियर हुआ? तो रिफ्लेक्सिव समझ में आया क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब के बाद रिफ्लेक्शन वापस लौटेगा, कोई तीसरा व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं होगा। तीसरा देखो, हमने बोला ही हिमसेल्फ किल्ड द, यहां बोलो तुम गोट। हिमसेल्फ किल्ड द गोट। अब देखो, उसने खुद मारा, लेकिन किल्ड कौन हुआ है? बोलो, किल्ड वर्ड वापस लौटा है। यहां देखो हर्ट वर्ड कौन? इसे समझो, ये हर्ट कौन हुआ? यहां देखो किल्ड कौन हुआ? यहां पे वर्ब का एक्शन किसे पड़ा है? सब्जेक्ट पे किसे पड़ा है? आई पे। लेकिन यहां किल्ड कौन हुआ है? यानी कि इसने अपने आप को, मैंने बकरा मार दिया, तो बकरा मार दिया उसने, तो अपने आप को इम्फेटिक करे, मैंने खुद, यानी उसने खुद मारा है। उसने खुद मारा। किसको मारा? मरा कौन? इसको मतलब है इसने तो एक्शन किया, एक्शन का इम्पैक्ट यहाँ पड़ा। इसने एक्शन करा मारने का, मरी भी। इसने एक्शन किया हर्ट करने का, और हर्ट भी हुई खुद। इसने देखो मारा है, लेकिन मरा नहीं खुद, मरा कोई और। समझ में आ रहा है बच्चे? तो इम्फेटिक क्या, रिफ्लेक्सिव क्या समझ में आया? लेकिन इतना डीप इंग्लिश जानने की जरूरत नहीं है। किताब में सीधा तुमको लिखा मिलेगा सेल्फ प्रोनाउन। इसलिए हाँ बोल बाबू। हाँ, मैंने खुद काम किया है, नहीं बोलते मैं खुद वहां गया हूं, मैं खुद उसको पीटा हूं। तो अपने आप इम्फेटिक मतलब जोरदार है ना, ये चीज। तो नीचे वाला इम्फेटिक हो गया। अब प्रश्न उठता है कि दो तरह के एग्जाम्पल आप समझ गए। आपको सिंपल समझना क्या है कि दोनों का नाम है सेल्फ प्रोनाउन। दोनों का नाम क्या है? सेल्फ प्रोनाउन। अब सेल्फ समझ लो, हमने डीप में इसे समझा दिया कि मान लो कोई बच्चा जिद करते कि सेल्फ में रिफ्लेक्सिव क्या इम्फेटिक क्या है, तो इन दैट केस यू आर एबल टू मेक अंडरस्टैंड हिम कि भाई रिफ्लेक्सिव है और इम्फेटिक है। एनी डाउट फ्रॉम हियर? नहीं ना? देन अब हेडिंग बना लो। अब एक बताओ तो, एक मिनट और, स्विच ऑफ ऑप्शन है कि नहीं उसमें? चलिए अब ध्यान दीजिए। अब बोलो, एक्चुअली मोबाइल में एक मोड आता है साइलेंट मोड, वाइब्रेशन मोड। तो कुछ ना कुछ करते रहो, मोबाइल सुविधा है। तो फोन का मतलब होता है आवश्यक बुराई। फोन एक आवश्यक बुराई है, पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब करते रहता है। मैं तो सुबह शाम फोन उठाता ही नहीं,
रात में भी देखा कि ज़रूरत का है तो किया, तो वो साफ। फ़ोन से तो कोसों दूर रहता हूँ मैं, ऐसी जगह रखता हूँ जहाँ दिखाई न पड़े, और साइलेंट मोड। बजने पे टेंशन ना, बज पता नहीं किसका होगा, नहीं बजा तो देखे नहीं, फिर बाद में करते हैं जो होगा देखा जाएगा, है कि? चलो वापिस आ जाओ। तो फ़ोन तो है ही, ज़रूरत भी पड़ता है लोगों को। हालांकि कभी कभी ये बहुत काम का चीज़ होता है, लेकिन समटाइम से बड़ा खतरनाक भी होता है, ज़्यादा खतरनाक ही है। चलिए, तो सब्जेक्ट वर्ब हो गया। अब ध्यान दें बच्चे कि अगर मान लो राम हो, सब्जेक्ट राम हो, तो रिफ्लेक्सिव क्या हो? राम सेल्फ, क्या करोगे? हिम सेल्फ। लता हो तो हर सेल्फ, गीता हो तो हर सेल्फ, डॉक्टर हो तो हिम सेल्फ, है ना जी। सीएम हो तो हिम सेल्फ, राधा हो तो, मतलब कोई भी नाम हो तो उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर दोगे। और अगर कॉमन नाउन हो, पता नहीं चल पा रहा है, तो क्या करेंगे? हिम सेल्फ। अगर महिला का नाम हो, तो मान लो कोई पोस्ट है क्लर्क का, पता है कि क्लर्क महिला है, तो हर सेल्फ। अब नहीं पता है कि डॉक्टर है कि डॉक्टर नहीं है, तो हिम सेल्फ। जब कोई भी नेम ऑफ पोस्ट हो तो हिम सेल्फ, ठीक है। अब मान लो पेन के लिए क्या आएगा? इट सेल्फ। टेबल के लिए तो इतना कर लोगे ना। चलिए, हेडिंग बनाए कॉमन एरर्स। कॉमन एरर्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉमन एरर्स प्रोनाउन का, कि आखिर प्रोनाउन में एरर्स कैसे पूछता है, उसकी चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। तो बड़े ही प्यार से पढ़ाऊंगा कॉमन एरर्स। इसको पहले एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा 2। जो बच्चे ऑनलाइन देख पा रहे हैं वो बच्चे कॉपी कलम निकाल लें, नहीं तो फिर बाद में समझ में नहीं आएगा। तो पहला क्या करना बाबू कि पहले आप 2-3 एग्जाम्पल लिखवाऊंगा, फिर उठवाऊंगा हाथ, फिर हाथ उठा देना वहीं ऑनलाइन में ही, और उठाने के बाद फिर देखना कि राइट हो रहा होगा, फिर उसी एग्जाम्पल का फिर रूल लिखवाऊंगा नीचे, कॉन्सेप्ट जो होगा, है ना। तो पहले एग्जाम्पल देन रूल, पहले एग्जाम्पल देन रूल, ठीक है ना। तो आज जो 9 बजे सुबह रिकॉर्डिंग किया हो ना, वो यूट्यूब पे पूरा 1.5 घंटे का वीडियो डालूंगा, तुम लोग सबका रहेगा अपना आराम से। एक अब हर सोचा हूँ कि जितने बैच लास्ट करेगा, सारे बैच का ग्रुप तुम लोग, एक तो होता क्या है कि तुम लोग ऐसे जो नहीं बोला उसमें फफड़ाता होगा, पर बाद ये बोलूँगा, जब समय आता है तुम लोग बोलते ही नहीं। अरे एक मौका मिलता है तुम लोगों को सर के साथ ग्रुप में लाइफ टाइम फोटो आने का। सोचो, कल्पना करो, लोग यूट्यूब में देने के लिए तरसते हैं, अब तुम लोग यूट्यूब में ग्रुप में फोटो कंबाइंड में आ जाएगा सर के साथ, समझते हो, तो मज़ा ना आ जाएगा। तो ये सब चीज़ मौका मिले तुम लोग छोड़ देते हो। 9 बजे बैच समाप्त हो गया, तो 9 बजे बैच को हमने कहा कि आ जाओ कंबाइंड में फोटो, तो सब देख रहा है मुझे। अरे आपको कैमरा फोटो तो ऑटोमेटिक खिंचा रहा है, ये तो ऑटोमेटिक। हाँ, करवाऊंगा फिनिश होने के बाद, अभी हर दिन उचित नहीं ना होगा। अभी तो ये बैच चलता है ऑनलाइन, जो ऑनलाइन बच्चे देख रहे वो चल रहा है, तो इस तरह से चीज़ें बनती है। लेकिन कभी अवसर मिले ना तो ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। कुछ बच्चों ने बोला बढ़िया, कुछ बच्चों ने वहीं बैठे बैठे अंदर, अब बाहर निकलेगा तो उसको गुस्सा आ रहा होगा कि मैं क्यों नहीं बोला, समझ रहे हो। एक बच्ची बाहर कहती है कि सर हमको बोलने का मूड था, हम कहते बताओ तुमको बोलने का मन था तो क्यों नहीं बोला। अब तुमको पकड़ के लाते हैं बोलने के लिए, हाँ। और तो नहीं तो कम से कम नहीं बोला तो कम से कम आगे ग्रुप में बच्चे फोटो खिंचा लो, है ना। एक यादगार पल होना चाहिए। और तुम लोगों को जीवंत लाइफ जीते ही नहीं हो, लाइफ में एवरी डे एंजॉय करो। एक मूवी मैं कल देखा था संडे के दिन टीवी पर ही, नॉट आउट, नाम सुना है? हाँ, अमिताभ बच्चन का और ऋषि कपूर का था। हालांकि मूवी फ्लॉप है, मूवी फ्लॉप मूवी है, लेकिन मैं इस चीज़ को देखा कि एक अमिताभ बच्चन और ऋषि को ना कोई हीरो ना कोई हीरोइन, दोनों बूढ़े, और उन पे पूरा मूवी टिक जाना 2.5-3 घंटे बहुत बड़ी बात ना है। तो मैं पूरा मूवी देखा, उसमें एक ही मैसेज है कि 102 साल के बूढ़ा लाइफ को 26 ईयर्स एज में जीता है और लाइफ को ज़बरदस्त इंजॉय करता है। लोग बुढ़ापा स्वीकार कर लेता है, उसमें बुढ़ापा स्वीकार नहीं करता।
बोला ठीक है, मरना मरना है, मतलब हर दिन एक्शन में रहो, बाल बाल झाड़ के बिल्कुल फ्रेंच बन के एकदम से। अब ये नहीं कि बिल्कुल सुस्त ढीले बने हुए काम। तो उसका बेटा ऐसे ही रहता है, उसको ज़बरदस्ती कुछ करके करके फिटाइट करता है उसको। तो लाइफ जीने का आनंद ना है, एक प्लेटफॉर्म है जो आपको जीने के लिए मिला है। वो मूवी देख के मेरे अंदर और आग लग गई। नहीं तो चीज़ें होना वो चाहिए कि लाइफ जो मिला है उस लाइफ को जबरदस्त तरीके से जीना चाहिए। हाँ, अब फिर मैं आ गया हूँ वापस कॉलेज टाइम में। सही बात है, अब फिर एक्शन में आ गया मैं, क्योंकि अब सही में देखो कोई चीज़ जो मूवी होता है मैसेज देता है। व्यक्ति रहता है सोया हुआ, कुछ देखते हैं तो हम लोग जागते हैं। तो मुझे लगा कि यार हम लोग बेवजह टीचर का रोल निभा रहे हैं। काया का टीचर, जब पढ़ाओ तब टीचर रहो, जब नहीं पढ़ाओ तो प्राइवेट लाइफ में क्या टीचर, है ना। तो मुझे लगा कि मैं भी थोड़ा मार्केट में निकलूं, है कि नहीं। क्योंकि होता है क्या कि व्यक्ति एक ऊपर से चोला पहन लेता है और नाटक करता है। अब वो नाटक बना बंद कर दिया हमने, फिर तुरंत निकला बाहर चला गया, सीपी घूम घाम कर आया कि नहीं। चलो वापिस आ जाओ। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कॉमन एरर्स। नहीं सत्य, मूवी बेटा वाकई अच्छा था और वाकई लाइफ जीना भी चाहिए। जब 102 साल के बूढ़े व्यक्ति उस तरह से जीवन जी सकता है तो जी सकता है। वो रियल लाइफ नहीं है, नॉट रियल लाइफ, बट वो उसने मैसेज समाज को क्या दिया कि बुढ़ापा को स्वीकार मत करो। आप दबा दबा मत भी रहो कि दवाई दवाई, ये दवा वो दर्द नहीं, लाइफ को एंजॉय करो, जियो, वो दिखाया। कहने का सेंस है मेरा। तो इसमें हर व्यक्ति को मैसेज मिलता है। मैं इसलिए नहीं देखा कि उसमें उसमें ये देखा कि ये कहना क्या चाहता है। तो मुझे वाकई वो इम्प्रेस किया मूवी, नॉट आउट, और अच्छा लगा मुझे। तो मैं ऐसी मूवी देखता नहीं, तो पेन ड्राइव में ये स्टाफ दे दिया था कि लीजिए देख लीजिए, आज खाली बैठे हैं तो कुछ काम नहीं था मेरे पास, तो बैठ के देख लिया पेन ड्राइव में। चलिए, तो सबसे पहले आज समाप्त करें प्रोनाउन हम लोग। तो पहले 2-3 क्वेश्चन और फिर उसके कॉन्सेप्ट लिखिए फटाफट। पहला क्वेश्चन लिखिए माई सेल्फ। माई सेल्फ, सब लिखो सब लोग, क्वेश्चन शुरू करो। हेडिंग बना लो कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ प्रोनाउन। पहला क्वेश्चन लिखो माई सेल्फ और अपना नाम लिख दो, अपना नाम, सुरेश, महेश, दिनेश, रीता, गीता, सीता, जो तुम्हारा नाम है। माई सेल्फ, माई सेल्फ शालिनी, माई सेल्फ गीता, माई सेल्फ सुधीर, माई सेल्फ रमेश। लिख दिया। दूसरा लिखो जो तुम्हारा नाम होगा, अपना नाम। दूसरा लिखो आई माई सेल्फ, आई माई सेल्फ, फिर से अपना नाम लिख दिया, आई माई सेल्फ एम। तीसरा नाम लिखो, तीसरा नाम, थर्ड एग्जाम्पल लिखो। दूसरा क्या लिखा, आई माई सेल्फ अपना नाम। तीसरा लिखो आई माई सेल्फ एम, आई माई सेल्फ एम, एम, आई माई सेल्फ एम, फिर अपना नाम। अपना नाम लिखो जो तुम्हारा नाम है, गीता, रीता, सीता। चौथा लिखो माई सेल्फ इज, माई सेल्फ इज अपना नाम। कितने हो गए जी? 5वां लिखो, 4 बहुत है ना, 4 ही छोड़ दो। अब हाथ उठाओ ईमानदारी से। फर्स्ट राइट में कितने लोग? फर्स्ट राइट 1 2 3 4। सेकंड राइट, थर्ड राइट, लास्ट राइट। तो बेटा इसमें पहला एग्जाम्पल क्या बोलना जरा? माई सेल्फ, जो अपना नाम होगा, माई सेल्फ सुधीर, माई सेल्फ ज्योति, माई सेल्फ कलिया, माई सेल्फ जो भी नाम होगा। बेटा माई सेल्फ के बाद अपना नाम जो लिखा आपने, वो सेंटेंस गलत है। प्रश्न उठता है सर क्यों गलत है? मुद्दा ये है कि माई सेल्फ सुधीर, माई सेल्फ ज्योति क्यों गलत है? गलत इसलिए है कि माई सेल्फ कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनता। देखो बोलो, किसी में माई सेल्फ स्टार्ट में है क्या? माई सेल्फ हमेशा सब्जेक्ट के बाद है कि नहीं? देखो बोर्ड पे है ना जी।
तो माई सेल्फ सुधीर, माई सेल्फ राधिका गलत हुआ। ऑनलाइन वाले बच्चे काटा पहला, तो पहला कट गया। अब प्रश्न उठता है कि पहला काट दिया तो सर जब हम किसी से हाथ मिलाते हैं तो हाथ में बोलते हैं माई सेल्फ, तो क्या वो गलत बोलते हैं? ऑफ कोर्स गलत बोलते हैं, बेशक गलत बोलते हो आप, सही नहीं बोलते, आपको बोलना चाहिए, बताऊंगा आगे। अब प्रश्न उठता है कि सर सेकंड एग्जाम्पल फिर क्यों गलत है? सेकंड क्या है बच्चे? आई माई सेल्फ, अपना नाम, तो आई माई सेल्फ धर्मेंद्र, आई माई सेल्फ विकास, आई माई सेल्फ अंशुल। अब लिखा कि आई माई सेल्फ, अब बोलो इस सेंटेंस में कहीं वर्ब है क्या? तो बिना वर्ब का सब्जेक्ट कैसे आ गया? बिना वर्ब का सेंटेंस कैसे होगा भाई? वर्ब इज द किंग ऑफ द सेंटेंस। जब राज्य में राजा नहीं तो राज्य कैसा? समझ पा रहे हो? तो बोलो दूसरा गलत हुआ कि नहीं? अब तीसरे में आ जाओ। थर्ड राइट में कितने लोग थे? तुम सेकंड में था। एंड थर्ड इज एब्सोल्युटली राइट। क्यों भाई? तो आई माई सेल्फ एम, अब आई के साथ एम आता है कि नहीं? तो देखो पढ़ के, आई माई सेल्फ एम, आई माई सेल्फ एम, तो बोलो लॉजिकली राइट हुआ कि नहीं? तो आई माई सेल्फ एम। और चौथा है माई सेल्फ इज, काट दो, हो गया गलत। अब प्रश्न उठता है कि सर आई माई सेल्फ एम एग्जाम में कई बार पूछता है, ध्यान दें इस बात को। तो रूल बनेगा सेल्फ प्रोनाउन लिखो। सेल्फ प्रोनाउन इज नेवर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। सेल्फ प्रोनाउन इज नेवर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। सेल्फ प्रोनाउन is never used as a subject in a sentence. Self pronoun is never used as a subject in a sentence. Self pronoun कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बनता। अभी बताओ बच्चे, YouTube पे दैट और हु पढ़ा था, अलग से नोट्स बना लिया था, बहुत सुंदर। अगला तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब कहोगे सर एक बात बताइए, जबकि इसे हाथ मिलाते हैं तो बोलते हैं माई सेल्फ सुधीर, क्या गलत बोलते हैं? बेटा वो गलत बोलते हैं लेकिन स्पीकिंग में चलेगा। क्यों चलेगा वो समझना। जैसे मान लो कि व्यक्ति हाथ मिलाने के लिए बढ़ा दिया है, अब तुम बोलोगे आई माई सेल्फ एम, तब तक वो हाथ खींच लेगा तो किससे मिलाएगा? है ना? इसलिए बढ़िया है कि माई सेल्फ बोल के पकड़ लो, है कि नहीं? तो माई सेल्फ सुधीर बोलते तो बोल चाल में काम चल जाता है, बट राइटिंग में कॉमन एरर्स में गलत हो जाएगा, इसको ध्यान देना। क्लियर हो गया? इसलिए स्पीकिंग जो होता है वो 40% लोग गलत बोलते हैं। इसलिए एक जो एग्ज़ाम की तैयारी करता है स्टूडेंट्स, उसको गलत नहीं बोलना चाहिए, जो बोलने वाला व्यक्ति वही पकड़ लेता है सीधा, इसलिए ग्रामेटिकल उसे राइट बोलने का प्रयास करना चाहिए। क्लियर? आगे बढ़िए। अगला कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे आ जाइए। तो एक कॉन्सेप्ट लिखिए सबने। अगला फिर से एग्जाम्पल लिखिए दो। पहला एग्जाम्पल, वन शुड नॉट वेस्ट हिज टाइम। One should not waste his time. One should not waste his time. One should not waste his time. दूसरा, one should not waste one's time. One should not waste one's time. One's का स्पेलिंग ऐसे लिखना, one should not waste one's time, ए वाला one's लिखना, ठीक है ना? one should not waste one's time। हाथ उठाइए। फर्स्ट राइट में कितने लोग? सेकंड राइट, तो फर्स्ट वाला काट दो, सेकंड को सही करो। क्यों भाई, क्या होगा सर? तो अगर सब्जेक्ट वन हो तो उसका पजेसिव क्या होता है बच्चे? वंस। लिखो, one is followed by a pronoun once, not his oblique her. One is followed by a pronoun once, not his oblique her. One के बाद आने वाला प्रोनाउन once होता है, ना कि his या her होता है।
One is followed by a pronoun once. Not his oblique her. Not his, not her. वन के साथ वंस लगाना, ही हर का प्रयोग नहीं करना। किसी को डाउट हो रहा है पूछ लो फटाफट, आगे बढ़ो जल्दी से। लिखो एवरीवन, एवरीवन इज द मास्टर ऑफ, everyone is the master of, everyone is the master of once, everyone is the master of once, एक बार लिखना once, fate, everyone is the master of one's fate, fate का मतलब होता है किस्मत, everyone is the master of one's fate। दूसरा, everyone is the master of his fate, everyone is the master of his fate, one's fate, his fate, everyone is the master of his fate। कितने हो गए? दो। हाथ उठाओ। फर्स्ट राइट में कितने लोग? फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट। अद्भुत, इस बैच को पढ़ाने की जरूरत है। अब यहाँ मुद्दा उठता है कि एवरीवन इज द मास्टर ऑफ वंस फेट। बेटा एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी का प्रयोग पर्सन के लिए करते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन पलट के देख लो, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी का प्रयोग किसके लिए करते हैं? पर्सन। और पर्सन के लिए क्या आता है? ही या हीज, वंस नहीं आता। ठीक है ना? तो लिखो समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी। समवन, समबडी, someone, somebody, no one, nobody, anyone, anybody, someone, somebody, no one, nobody, anyone, anybody, everyone, everybody, someone, somebody, no one, nobody, anyone, anybody, everyone, everybody, someone, somebody, no one, nobody, anyone, anybody, everyone, everybody are followed by a pronoun his oblique her, are followed by a pronoun his oblique her, are followed by a pronoun his oblique her, not once, are followed by a pronoun his oblique her, not once। तो यहाँ तक बच्चे को दिक्कत है? बोलो। यानी इसके साथ हम हीज या हर लगाएंगे, ना कि वंस लगाएंगे। अब आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि सर जब हीज या हर लगाया तो आपने हर क्यों नहीं लगाया? तो हीज में लिख लो 90%, हर में लिख लो 10%। ऐसा क्यों सर? तो जब तक बेटा जेंडर डिसाइड ना हो, जेंडर डिसाइड ना हो, तो उस केस में हम मेल जेंडर को रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि ये परंपरा बदल रहा है। आने वाले 10 वर्षों में पुरुष चला जाएगा गर्त में, और हर का यूज करना पड़ेगा। जिस प्रकार से महिलाएं आगे बढ़ रही हैं उस तरह से जो है महिलाएं हो जाएंगी प्राइम। इतनी सत्य बात है। 2-3 स्टेट में ऐसा हो भी गया है। जैसे आप चल जाओ पूर्वांचल, बिहार का, बिहार में न हुआ है न कभी होगा। बिहार और यूपी, हरियाणा, ये सब ऐसे स्टेट हैं जो कट्टर पुरुषवादी है। और कट्टर पुरुषवादी का मतलब होता है कि वहाँ महिला अगर एसपी है और पुरुष नल्ला है तो वहाँ एसपी साहब लोग कहेंगे पुरुष को, बस में रहो। हम देखते नहीं, बिहार जाता हूँ तो मुखियाइन है महिला, अब मुखिया जी गमछा लेके पुरुष घूम रहा है। कौन है रे? कहाँ घूम रहा है? मुखिया जी। और मुखिया जी रोटी बना रही हैं, सिर्फ साइन करवाना है तो ले साइन कर दे वहाँ, और खाना ठीक से बनाओ। ते बिहार है। तो बाकी केरला में चले जाओ तो मातृ प्रधान समाज है। आप चले जाओ मिजोरम वगैरह, यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं, नॉर्थ ईस्ट नहीं देखते यहाँ पे सब रहते हैं, तो उनको देखो वो वहाँ मातृ प्रधान समाज है।
और भी एक दो स्टेट हो रहा है अभी धीरे धीरे, है ना। तो धीरे धीरे जब शिक्षा बढ़ जाएगा तो मातृ प्रधान हो नहीं होना है, महिलाओं का धीरे सम्मान बढ़ ही रहा है, देखिए। तो कहाँ लिखा है, तो हो गया। तो क्या लिखेंगे, हीज का प्रयोग। और अगर हर भी करना चाहो तो गलत नहीं है, सही होगा। ऑप्शन में अगर हीज हर दोनों है तो आपको क्या चुनना है, हीज चुनना, और हीज ना हो तो हर। समझ पा रहे हो कि नहीं? जल्दी से लिखो अगला दो एग्जाम्पल, दो नहीं बल्कि चार। पहला, देयर आर 5 लेजी स्टूडेंट्स, देयर आर 5 लेजी स्टूडेंट्स, there are 5 lazy students, there are 5 lazy students and 1 industrious, there are 5 lazy students and 1 industrious, there are 5 lazy students and 1 industrious, one industrious student, one industrious one, one industrious ones, one industrious ones। कितने हो गए, 1 2 3 4। ये 1 लिखा है, वन इंडस्ट्रियस स्टूडेंट, आपने लिखा देयर आर 5 लेजी स्टूडेंट्स एंड 1 इंडस्ट्रियस स्टूडेंट एंड 1 इंडस्ट्रियस वन एंड 1 इंडस्ट्रियस वंस एंड 1 इंडस्ट्रियस वंस। ये वंस लिखा है, बोलो को दिक्कत है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम्पल हो गए। चलो अगला 4 लिखो, देयर आर 5 there are 5 industrious students, there are 5 industrious students, there are 5 industrious students, there are 5 industrious students and 3 lazy and 3 lazy, बोर्ड पे देखो 3 lazy students, बाकी सब सेम उतार दो। 3 lazy students, 1 ones ones। तो 4 दूना 8 हो गया ना एग्जाम्पल, 4 ऊपर 4 नीचे, फाइन। 1 2 3 वहां पे प्लूरल था तो सिंगुलर कर दिया, प्लूरल था तो प्लूरल कर दिया। अब आ जाओ पहले 4 एग्जाम्पल में, फर्स्ट 4 में आ जाओ। तो फर्स्ट 4 में बताओ, स्टूडेंट था ना, बताओ फर्स्ट राइट में कितने लोग हो? फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, थर्ड राइट, लास्ट राइट। तो इसमें तुम लोग नो रिस्क वाला हाल दिख रहे हो कि सर रिस्क नहीं लेना, पता है नहीं क्या करूं, मामला है कि नहीं। चलो सेकेंड में आ जाओ, सेकेंड 4 में, सेकेंड 4 में स्टूडेंट्स आना, बोलो फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, थर्ड राइट, लास्ट राइट। ध्यान देना बच्चे, पहला एग्जाम्पल में आ जाओ, पहला 4, पहले 4 में ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। फर्स्ट 4 में जो पहला एग्जाम्पल है, देयर आर 5 लेजी स्टूडेंट्स एंड 1 इंडस्ट्रियस वन, ठीक है। सेकंड वाले में स्टूडेंट्स था, गलत है, 1 था, ये भी गलत है, वंस था, सही हुआ कौन सा? वंस, क्योंकि प्लूरल है तो प्लूरल, ठीक है। अब ध्यान दो, अगर 1 हो, वंस हो, वंस हो, तो इसका ये प्लूरल है और ये इसका पॉजेसिव है। जिस प्रकार बोलते हो ना बाबू कि आई का पॉजेसिव क्या होता है? माई, और प्लूरल क्या होता है? वी। उसी प्रकार 1 का प्लूरल कौन होगा? वंस। समझा? उस तरह से ये आपको समझाया हूँ एग्जाम्पल देकर के, ताकि आपको पता चले कि वंश है क्या। तो 1 का हिंदी होता है कोई, लेकिन यहाँ पे हिंदी नहीं निकालना है। अभी बताता हूँ, जब सिंगुलर नाउन का रिपीटेशन हो तो 1 का प्रयोग करना, जब प्लूरल का रिपीटेशन हो तो वंश का प्रयोग करना, चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो।
लिखो रूल हिंदी में। सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन ब्रैकेट में सिंगुलर, सॉरी एक मिनट, हाँ लिखो सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन ब्रैकेट में कर दो लिविंग या नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग। सिंगुलर नाउन ब्रैकेट में कर दो लिविंग और नॉन लिविंग। के रिपीटेशन से बचने के लिए, के रिपीटेशन से बचने के लिए वन का प्रयोग, के रिपीटेशन से बचने के लिए वन का प्रयोग, से बचने के लिए वन का प्रयोग, और प्लूरल नाउन, और प्लूरल नाउन, और प्लूरल नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए, और प्लूरल नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए, और प्लूरल नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए वंस का प्रयोग करते हैं, वंस का प्रयोग करते हैं। तो प्लूरल में भी चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, सिंगुलर नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए वन का प्रयोग, और प्लूरल के रिपीटेशन से बचने के लिए वंस का प्रयोग। तो ये वन राइट कब होगा? जब तुम्हारा सिंगुलर नाउन हो तो क्या लगाना? वन। जब तुम्हारा प्लूरल नाउन हो तो क्या लगाना? वंस। ठीक बच्चे, समझ में आ गया यहाँ तक? सिंगुलर नाउन तो वन, प्लूरल नाउन तो वंस। एग्जाम्पल 4 हो गए और देने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर ना? क्योंकि वहाँ पे क्या था समझना आराम से। देयर आर 5 लेजी स्टूडेंट्स एंड 1 इंडस्ट्रियस स्टूडेंट। तो स्टूडेंट पहले आ चुका है तो दोबारा स्टूडेंट नहीं आएगा, उसको बोले क्या आ जाएगा? 1, क्योंकि एक ही स्टूडेंट की बात कर रहा है ना। ऊपर वाले में था कि देयर आर 5 इंडस्ट्रियस स्टूडेंट्स एंड 3 लेजी। तो 3 लेजी कौन? स्टूडेंट्स। तो उसी स्टूडेंट्स को रिपीट ना करके हम क्या लगा दिए? वंस। आगे बढ़िए, अगला लिखो 2 एग्जाम्पल अगले कॉन्सेप्ट के लिए। लिखो ही इंजॉयड, ही इंजॉयड, ही इंजॉयड हिमसेल्फ इन द पार्टी, ही इंजॉयड हिमसेल्फ इन द पार्टी, ही इंजॉयड हिमसेल्फ इन द पार्टी। ठीक है। दूसरा, ही इंजॉयड इन द पार्टी, he enjoyed in the party। तीसरा, he enjoyed the party, he enjoyed the party, he enjoyed the party। चौथा, मिस्टर शर्मा प्राइड्स, मिस्टर शर्मा प्राइड्स, PRIDES, मिस्टर शर्मा प्राइड्स on the result of his son, Mr. Sharma prides on the result of his son, Mr. Sharma prides on the result of his beta, his son, result of his son। कितने हो गए बच्चे? 4। बोलो, फर्स्ट राइट में कितने लोग? सेकंड राइट में कितने लोग? थर्ड राइट, लास्ट राइट। तो पहला एग्जाम्पल क्या है बच्चे? ही इंजॉयड हिमसेल्फ, पहला एग्जाम्पल राइट है, दूसरा गलत, तीसरा राइट, चौथा राइट में कितने लोग थे? लास्ट रॉन्ग। अब यहाँ समस्या क्या हो समझो बेटा। कुछ ऐसे शब्द हैं, इंजॉय है, अवेल है, बिजी है, एब्सेंट है, प्रेजेंट है, के साथ सेल्फ प्रोनाउन आता ही आता है। सेल्फ प्रोनाउन आता है, अगर सेल्फ प्रोनाउन नहीं होता तो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आ सकता है। जैसे पहला एग्जांपल था ही इंजॉयड हिमसेल्फ इन द पार्टी, तो ही इंजॉयड हो गया, तो इंजॉयड के साथ सेल्फ प्रोनाउन आया कि नहीं आया? तो पहला राइट हो गया। दूसरा गलत क्यों हुआ? तो ही इंजॉयड इन द पार्टी। और तीसरा राइट क्यों हुआ? कि इंजॉयड द पार्टी, कोई बीच में ब्रेकर नहीं है, सीधा आ गया ऑब्जेक्ट, उसने पार्टी को इंजॉय किया, ही इंजॉयड द पार्टी। अब इन द पार्टी होता तो इन हो गया प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन लग गया मतलब कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया। इसका मतलब वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना चाहिए था। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता ही आता कब? जब आगे कोई ऑब्जेक्ट ना हो।
अगर ऑब्जेक्ट आया हो तो भी रिफ्लेक्सिव आ सकता है, ना रिफ्लेक्सिव हो तो भी काम चलेगा। कॉन्सेप्ट ये समझना है। तो ही इंजॉयड द पार्टी, राइट है। ही इंजॉयड हिमसेल्फ इन द पार्टी, यह भी राइट है। तो पहला राइट किया, दूसरा गलत क्यों था कि ही इंजॉयड इन द पार्टी, इसलिए वो गलत हो गया था। कोई दिक्कत बच्चे बोले यहाँ तक? नहीं ना। अब देखो तो ये वर्ड लिखना जरूरी है ना। और लास्ट एग्जाम्पल गलत क्यों है? क्योंकि प्राइड वर्ड के बाद, प्राइड वर्ड के बाद सेल्फ प्रोनाउन आना चाहिए था, नहीं आया तो गलत हो गया। ठीक है, देखो तो पानी भर गया क्या? चेक करो, पानी तो पूरा था। अब एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल हो गया। और कॉन्सेप्ट लिखिए, लिखिए इंजॉय, ENJOY। इंजॉय के बाद लिखो प्राइड, PRID, प्राइड। ठीक है, इंजॉय के बाद प्राइड, PRID, प्राइड। प्राइड के बाद लिखो एब्सेंट, ABSENT। ठीक है, पानी गिर रहा है क्या वहाँ से? गिर रहा है लगातार, कंटिन्यूस पानी गिर रहा है क्या? अच्छा, तो एक बार उपचार करके ऐसे थोड़ा सा हिला दो उसको। चलो लिखो इंजॉय, इंजॉय के बाद लिखो प्राइड, प्राइड के बाद लिखो एब्सेंट, ABSENT, एब्सेंट। एब्सेंट के बाद लिखो प्रेजेंट, PRESENT। प्रेजेंट के बाद लिखो इंट्रोड्यूस, INTRODUC, इंट्रोड्यूस। इंट्रोड्यूस के बाद लिखो बिजी, BUSY। बिजी के बाद लिखो अवेल, AVAIL, अवेल। अवेल के बाद लिखो एड्रेस, ADDRESS। एड्रेस के बाद लिखो चीट, CHEAT। चीट के बाद लिखो प्रोस्ट्रेट, PROSTRAT, प्रोस्ट्रेट। प्रोस्ट्रेट के बाद लिखो रिजाइन, RESIGN। रिजाइन के बाद लिखो अप्लाई, APPLY। अप्लाई के बाद लिखो अक्वेट, ACQUIT, ACQUIT, अक्वेट। अक्वेट के बाद लिखो असर्ट, ACCERT, असर्ट। ETCR followed by, ETCR followed by self pronoun, ETCR followed by self pronoun, ETCR followed by self pronoun। इन सारे शब्दों के बाद हम सेल्फ प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ETCR followed by सेल्फ प्रोनाउन। तो बोलो ये फैक्ट याद रहेगा बच्चे। अगला कॉन्सेप्ट, अगला दो एग्जाम्पल लिखो जल्दी से। लेट, लेट राम एंड आई, लेट राम एंड आई सॉल्व these problems, let Ram and I solve these problems, let Ram and I solve these problems, let Ram and I solve these problems। अब यहाँ ध्यान देना है कि let Ram and I, अब let एक ऐसा वर्ड है जो let के साथ हमेशा ध्यान देना, कभी भी सब्जेक्ट आया तो गलत हो जाएगा। यानी लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का फॉलो करते हैं। लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। लेट के बाद कभी सब्जेक्ट नहीं आता, यह ध्यान रखना। तो लेट के बाद राम, अब राम ध्यान देना, राम सब्जेक्ट भी है, राम ऑब्जेक्ट भी है ना, लेकिन आई क्या है? प्योर सब्जेक्ट है। राम क्या है? ऑब्जेक्ट भी है। क्योंकि लेट को आता क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। तो लेट राम एंड आई की राम एंड मी, तो लेट राम एंड मी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये बात समझ में आया बच्चे? क्योंकि देखो होता क्या है कि जैसे मैं बोलूँ सब्जेक्ट, यहाँ बोलूँ ऑब्जेक्ट, तो आई सब्जेक्ट है, मी क्या है? हमने बोला यहाँ पे ही,
क्या हो जाता है यहाँ, अगर किसी का नाम बोलते हैं तो ऐसा थोड़े कि हाँ राम है तो हाँ रामू हो जाएगा, राम ही होगा। तो राम सब्जेक्ट भी राम, ऑब्जेक्ट भी, है ना। राम लाइक श्याम, यहाँ बोल दे राधा, यहाँ तो राम लाइक्स, यहाँ बोल दें सीता, तो राम लाइक सीता, राम सब्जेक्ट सीता ऑब्जेक्ट, राधा लाइक्स राम, है ना। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम चीज होता है, कोई दिक्कत। तो लेट के बाद हमेशा कौन सा केस आता है बच्चे, ऑब्जेक्टिव केस। लेट के बाद कभी सब्जेक्ट नहीं आता। लिख लिया रूल, चाहो तो लैंग्वेज डाल दो कि आफ्टर लेट ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड, आफ्टर लेट ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड। क्लियर। अगला कॉन्सेप्ट, अब एक काम करो, अगला 3-4 रूल लगातार लिख लो, सब लेगा ऑब्जेक्टिव केस ही लेगा, ठीक है ना। लिखो, आफ्टर प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड, आफ्टर प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड, आफ्टर प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड। प्रीपोजिशन के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं, तो आफ्टर प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड। अब ध्यान देना बच्चे बोर्ड पे, प्रीपोजिशन का नाम सुना होगा, प्रीपोजिशन के बाद V1, V2, V3, V5 नहीं आता। दूसरा कौन सा, प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं होता। प्रीपोजिशन में हमेशा क्या होता है बच्चे, प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्टिव केस नहीं आता, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का ऐसा फॉर्म नहीं आता, ऑब्जेक्टिव केस आता है, या फिर प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है जिसे हम जेरंड बोलते हैं। तो ये 2 आता है, वो 2 नहीं आता। ये पूरा डिटेल दे दिया, पढ़ना तो एक ही रूल था कि भाई ऑब्जेक्टिव केस आता है, लेकिन यहाँ पढ़ा दिया पूरा कॉन्सेप्ट, कहीं से दिक्कत भूल से भी ना हो। आफ्टर प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव केसेस यूज। एग्जाम्पल लिखो, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, CONFLICT, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, CONFLICT, there is a conflict between, there is a conflict between, there is a conflict between, बोलो between you and, बोलो between you and I होगा क्या, बोलो you and me, there is a conflict between you and me। एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा, तो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यू एंड मी। अगला कॉन्सेप्ट, अगला सीधा ऑब्जेक्टिव वाला ही है, लिखिए, बट एंड एक्सेप्ट, BUT बट, BUT बट एंड एक्सेप्ट, EXCPT, BUT बट एंड एक्सेप्ट, EXCPT, but and except are followed by a pronoun in the objective case. But and except, BUT but and except, EXCEPT। प्लस कौन सा केस आएगा बच्चे, ऑब्जेक्टिव केस। बट और एक्सेप्ट वर्ड के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग, इसका मतलब है कि इसके बाद लगा के सब एग्जाम पूछेगा ना, इसके बाद लगा देगा सब्जेक्ट, वही एग्जाम का क्या होगा, कॉमन एरर। एग्जाम्पल लिखो, एवरीवन अटेंड्स द मीटिंग, एवरीवन अटेंड्स द मीटिंग, एवरीवन अटेंड्स द मीटिंग, बोलो एक्सेप्ट ही कि हिम, एवरीवन अटेंड्स द मीटिंग एक्सेप्ट हिम, कि ही होगा, हिम होगा, कोई डाउट नहीं ना। तो कॉन्फिडेंस में रहना है। अगला पॉइंट लिखो, कंपैरिजन बिटवीन 2 persons, कंपैरिजन बिटवीन 2 persons, सब्जेक्टिव केस इज यूज्ड, कंपैरिजन बिटवीन 2 persons, सब्जेक्टिव केस इज यूज्ड, कंपैरिजन बिटवीन 2 persons,
subjective case is used. Comparison between two persons, subjective case is used. Clear? Example लिखो. Mukesh is as fat. Mukesh is as fat as me. Mukesh is as fat as me. दूसरा, I run faster than he. I ran faster than him. I ran faster than him. I ran faster than him. बोलो फर्स्ट राइट में कितने लोग, सेकंड राइट, दोनों गलत बेटा, ध्यान देना. एज और देन के बाद सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं. एज और देन के बाद सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं. तो बोलो पहला सही कैसे करोगे. आयरन क्या लिखा है, एज फैट एज मी, तो एज फैट एज मी हुआ कि आई होगा, आई. दूसरे वाले में भी ही. आई रन फास्टर देन ही, नॉट हिम. कोई आपत्ति है? तो देन का प्रयोग आपको अलग से पढ़ाऊंगा मैं डिग्री में, यहाँ बस एक फैक्ट था दे दिया. ठीक है. अगला कॉन्सेप्ट, हेडिंग बनाओ दैट. THAT दैट. दैट का प्रयोग, क्योंकि मुझे पता है कि यूट्यूब से उतना पढ़ा नहीं होगा, लेकिन फिर भी नोट में लिखो पहला पॉइंट. यूट्यूब से पढ़ के लिख लेना है, यूट्यूब से पढ़ कर लिख लेना है. दैट लिखो, लिख नहीं रही, लिखो यूट्यूब से पढ़ के लिख लेना है. अरे बेटा नहीं लिखोगी ना तुमको याद ही नहीं रहेगा. लिखो यूट्यूब, YOUU, यूट्यूब से पढ़ के लिख लेना है. कुछ समझा करो ना तुम लोग. अगर इतना प्रेशर कर रहा हूं तो कुछ वजह तो रहा होगा. अगर आसान पाया होता तो नहीं कहता, उसमें कुछ जादू किया गया है इसलिए बता रहा हूं. फिर भी यहां पे लिख लीजिए पहला पॉइंट दैट का. आफ्टर सुपरलेटिव दैट इज यूज्ड. आफ्टर सुपरलेटिव दैट इज यूज्ड. आफ्टर सुपरलेटिव दैट इज यूज्ड. सुपरलेटिव के बाद दैट का प्रयोग करना. आफ्टर सुपरलेटिव डिग्री जानते हो ना, पॉजिटिव कॉम्परेटिव सुपरलेटिव, गुड बेटर बेस्ट. तो आफ्टर सुपरलेटिव दैट इज, एग्जाम्पल लिखो, शी इज द वाइजेस्ट गर्ल. शी इज द वाइजेस्ट गर्ल. शी इज द वाइजेस्ट, WIACEST. शी इज द वाइजेस्ट गर्ल. अब मेरी तरफ देखो, शी इज द वाइजेस्ट गर्ल हु आई नो, विच आई नो, या दैट आई नो. बोलो दैट आई नो लिखो, क्योंकि वाइजेस्ट हो गया सुपरलेटिव, दैट आएगा उसके बाद. तो शी इज द वाइजेस्ट गर्ल दैट आई नो. अगला कॉन्सेप्ट लिखो, दैट इज यूज्ड आफ्टर दीज वर्ड्स. दैट इज यूज्ड आफ्टर दीज वर्ड्स. दैट इज यूज्ड आफ्टर दीज वर्ड्स. लिखो all, 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 some, all, some, any, none, 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 all, some, any, none, only, ONLY, nothing, NOTHING, everything, few, little, etc. एग्जाम्पल लिखो, I have told you all. I have told you all. I have told you all. Which I know, that I know, who I know, that I know. I have told you all that I know. बोलो यहाँ तक कोई परेशानी है? नहीं. तो इसके साथ साथ यूट्यूब से पढ़ लेंगे ना आप लोग. थैंक यू वेरी मच. प्रोनाउन समाप्त हो गया. प्रोनाउन हैज फिनिश्ड नाउ. अब हम लोग क्या करना है, जो कमिंग टॉपिक होगा उसका नाम होगा एडजेक्टिव. जो कमिंग टॉपिक पढ़ेंगे वो अब धीरे धीरे आप जा रहे हो क्लाइमेक्स की तरफ. धीरे धीरे आपका क्लास फिनिश जा रहा है. अब क्लास सीरियस पढ़ना है.
क्योंकि अब आपका सब्जेक्ट फिनिश हो गया है, नाउन प्रोनाउन काम करता है सब्जेक्ट का। अब आप पढ़ोगे ऑर्नामेंट। तो अगला टॉपिक क्या हम लोगों का होगा? एडजेक्टिव। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।